डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान की हॉर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर हमले की धमकी। ईरान ने कहा खार्ग आइलैंड पर अटैक बर्दाश्त नहीं। ट्रंप के दावे से ईरान का इंकार, कहा सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान का दावा, चाबहार के पास अमेरिकी F-18 जेट को मार गिराया। अमेरिका ने खारिज किया दावा। ट्रंप बोले ईरान के नेता समझौते को बेताब। यूपी में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए एक्शन में योगी सरकार। 16 गिरफ्तार, 185 पर केस। सीएम योगी ने की जनता से अपील, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन मजदूरों को बड़ी राहत। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत सीएम साय ने हितग्राहियों के खातों में सीधे राशि की ट्रांसफर। 4,95,000 हितग्राहियों के खातों में 495 करोड़ रुपए डाले गए। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को सालाना मिलते हैं 10,000 रुपए। झारखंड में नक्सलियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी। 4 जिलों को विशेष कवच, 11 करोड़ का बजट का आवंटन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां खबरें हैं कि अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप पर जमीनी हमला कर सकता है। इसके जवाब में ईरान ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है। दुनिया के करीब 12% तेल की सप्लाई यहीं से गुजरती है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया। रिपब्लिकन पार्टी के फंडरेजर कार्यक्रम में बोलते हुए ट्रंप ने फिर से अमेरिका की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे ईरान से बातचीत चल रही है और ईरानी सरकार युद्ध विराम चाहती है, लेकिन घरेलू दबाव के डर से खुलकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ईरान जंग थमने की उम्मीद कम होती दिख रही है और इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें फिर बढ़ गई। खबर आई थी कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर बातचीत चल रही है, जिससे कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन ईरान ने इंकार के बाद फिर से बाजार में चिंता बढ़ा दी है। ईरान पहले ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बनाए हुए है, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष का आर्थिक असर और भी बढ़ सकता है। ईरान ने कहा कि उनकी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीज फायर पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार को कहा कि ईरान की रणनीति फिलहाल अमेरिका और इजरायल के खिलाफ डटे रहने की है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान समेत मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का आज 27वां दिन है। ईरान ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान पहले भी कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है। यह रास्ता सिर्फ उन देशों के लिए बंद है जो ईरान के खिलाफ है। बाकी देशों को कुछ शर्तों के साथ गुजरने की अनुमति दी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के नेता समझौता करना चाहते हैं, लेकिन अंदरूनी और बाहरी दबाव के डर से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हर बदलते दिन के साथ संकट गहराता आ रहा है। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 42 एयरबोर्न डिवीजन के करीब 2000 सैनिकों को भेजा जा रहा है, जबकि 2 मरीन एक्सपोर्टेशनरी यूनिट्स पहले से ही क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कोई भी शख्स ईरान का नेतृत्व करना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने ही लोगों और अमेरिका दोनों से मारे जाने का डर है। ट्रंप ने यह बयान NRCC वार्षिक फंडरेजिंग डिनर में दिया। इससे पहले ईरान ने बुधवार रात दावा किया था कि उसने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया, जो हिंद महासागर में क्रैश हो गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुताबिक यह कार्रवाई देश के दक्षिणी तटीय इलाके के पास की गई। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट को नहीं गिराया। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने हार नहीं मानी तो उस पर पहले से ज्यादा भी जोरदार हमले किए जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर ईरान नहीं माना तो उस पर पहले से ज्यादा ताकत से हमला होगा।
something I'm very proud of. If you go back a year and a half, we couldn't get people to join the military, the police forces, nothing. The Army, the Navy, the Air Force, the Marines, the Coast Guard, Space Force, they wouldn't join. They didn't want to join during Biden. His last year, they had the worst recruitment in the history of our country. 1 year later, we set records on recruitment. We had the greatest recruitment in the history of our country. The spirit was back. But Iran would long ago have had a nuclear weapon if it weren't for us. The entire world would be under mortal threat, and the prospects for peace in the Middle East would be absolutely shattered forever. And forget the Middle East, we would have a cloud over us too, because he would have used it, and they would have used it on us without hesitation. Our military. सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रसोई गैस का सिलेंडर को लेकर लोग घबराएं नहीं और ना ही अफवाहों पर ध्यान दें। सीएम ने कहा कि इस गल्फ वॉर के पहले अगर किसी के घर रसोई गैस का सिलेंडर 1 महीने चल जाता था, तो आज वह 5वें-6वें दिन ही वह सिलेंडर लेने क्यों पहुंच रहा है। जब नंबर आएगा तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, रसोई गैस घर तक पहुंच जाएगी। हमने प्रदेश में हर जिला प्रशासन से कहा कि जैसे पहले होम डिलीवरी होती थी वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो अफवाह फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग अव्यवस्था फैलाना चाह रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंचाई जाएगी। जब आवश्यक हो तभी पेट्रोल डीजल लेने जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्यों है। ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी है और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने व्यापक स्तर पर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार की सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में 12 मार्च से अब तक 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई है। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि कालाबाजारी में शामिल अन्य 152 व्यक्तियों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन मजदूरों को बड़ी आर्थिक सहायता दी है। मुख्यमंत्री साय ने लाखों हितग्राहियों के खाते में सीधे ट्रांसफर राशि की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री साय ने 4,95,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में 495 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की है। योजना के तहत प्रत्येक हितग्राही को सालाना 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचे। कार्यक्रम में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत सामग्री और चेक भी वितरित किए गए। सीएम देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा बहाल हो गई है। यह सेवा 7 महीने बाद फिर से शुरू हो रही है। हफ्ते में 3 दिन उड़ेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से हरी झंडी दिखाकर रवाना हुए। धामी ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से अलायंस एयर द्वारा संचालित देहरादून पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ किया। कमांडेंट सोम जी और सभी यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण और सभी मीडिया के सभी मित्र और आज इस उड़ान से जाने वाले सभी यात्रीगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस सेवा के प्रारंभ होने पर आप सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत आप सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय नायडू जी का, जो अभी हमको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर इनका संदेश हम सब सुन रहे थे, और हमारे नगर विमानन मंत्री जी का भी बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और रामनवमी का पर्व है, इस रामनवमी के पर्व पर
ये शुभ कार्य हो रहा है, ये भगवान राम से, माँ दुर्गा से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सेवा प्रारंभ हुई है, ये सेवा अनवरत रूप से चलती रहे। अभी मैं जैसा CMD अमित जी से भी कह रहा था कि हम लोगों के वर्क कल्चर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा से हमने ये अडॉप्ट किया है कि कोई भी कार्य यदि हमारा शुरू होता है तो फिर वो अनवरत रूप से चलता है, यानी जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहे। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि 42 सीटर सेवा पिथौरागढ़, देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए चल रही है और आज से प्रारंभ होने वाली सेवा ये हमारे लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज वीर कुंवर सिंह की धरती आरा पहुंची। बक्सर के बाद 5वें चरण के तहत भोजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले को 4.5 अरब रुपए की योजनाओं का महा तोहफा दिया। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया बल्कि 700 से अधिक विकास योजनाओं की नींव भी रखी। बक्सर से उड़ान भरकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर सीधे आरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परिसर में उतरा। यहां भारी सुरक्षा के बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन के साथ ही आरा में विकास की नई इबारत दिखी गई। सबसे पहले सीएम ने नवनिर्मित आरा मेडिकल कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे बाजार समिति स्थित मुख्य सभा स्थल पहुंचा। यहां मुख्यमंत्री ने एक साथ 721 योजनाओं का रिमोट के जरिए शिलान्यास और उद्घाटन किया। लगभग 4.5 अरब की इस परियोजनाओं में कृषि, सिंचाई, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समृद्धि यात्रा का मकसद है कि हम सीधे जनता से जुड़ें और विकास कार्यों की समीक्षा करें। भोजपुर हमारे लिए खास है और आज की ये योजनाएं गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाएगी। मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य और ITI से युवाओं के कौशल में बड़ा बदलाव आएगा। से बाहर नहीं निकलते, वो क्या कह दिया था शुरू में? सबको कहा कि शाम के घर में रहिए, उसके आगे मत निकलिए। ये सब पहले कहीं होता था। हम लोग तो मान लीजिए यहाँ के तो दिल्ली में थे तो वहां तो कहीं कुछ नहीं होता था। यही जब आते थे तो यहाँ बंद रहता था, कहीं भी देखने जाते थे तो हम तो जब देखते थे सब बंद रहता था तो दोनों हाथ से खूब करके ऐसा करते थे, तब सब खोल लेता था, उसमें जाते थे। तो ऐसा कहीं होता है जी? पूरे देश में कहीं है जहां वो सब कर दिया था शाम में कि घर के अंदर रहिए। पहले यही बुरा हाल था, ये जरा जान लीजिए। और उसके अलावा क्या होता था, समाज में कितना विवाद होता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देश एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पल का साक्षी बना है, जहां आदिवासी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य आगाज हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बहुप्रतीक्षित खेल आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस भव्य समारोह में कई गणमान्य नेता, मंत्री और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में देश भर से 30 राज्यों से आए प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारने का मंच है, बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और खेल कौशल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इन खेलों के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, साथ ही देश को नए उभरते सितारे भी मिलेंगे। झारखंड कांग्रेस के 3 दिग्गज नेताओं को आगामी असम विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री बंधु तिर्की का भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में किया गया है। इसी बीच असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एकला चलो ईरान वाली रणनीति पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पत्रकारों को जवाब देते हुए जेएमएम को अपना बड़ा भाई बताया। हालांकि कांग्रेस के प्रति अपनी ईमानदारी को भी स्पष्ट शब्दों में तल्ख तेवर में बयां करते नजर आए।
झारखंड में उग्रवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। राज्य के अति उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 111 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट का उपयोग उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिस बल और स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पश्चिमी सिंहभूम को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न या विशेष चिंता चिंत जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं बोकारो, चतरा और लातेहार को लीगेस एंड थ्रस्ट जिलों की श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में उग्रवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए अभियान और विकास योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। सीबीआई रांची ने रेलवे विभाग में रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पूर्वी रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षण यानी सीसीआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पूरे रेलवे विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार आरोपी सीसीआई अधिकारी पर शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने का आरोप दर्ज किया गया है। वहीं इस क्रम में सीबीआई ने प्रेस व्याप्ति जारी कर ये बताया कि बीते कल यानी 25 मार्च 2026 को जो प्राथमिकी दर्ज की हुई है उसमें मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक उन पर आरोप है कि एक शिकायतकर्ता के लगभग 8.70 लाख रुपए के लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 10% कमीशन की उन्होंने मांग की थी, जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने इस मामले की जानकारी दी सीबीआई को दी थी। शहर पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत क्यूआरटी के पुलिस कर्मचारी विजय दिलीप नागापुरे ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और सहकर्मियों में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय नागापुरे मंगलवार रात को नाइट ड्यूटी पर थे। ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने पुलिस आयुक्तालय स्थित क्यूआरटी कार्यालय में अपनी सरकारी पिस्तौल से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आयुक्त राकेश ओला, पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, श्याम गुगे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। कल्याण में चंदोरी के पास रिंग रोड अब तेज रफ्तार ड्राइवरों की वजह से होने वाले हादसों का हॉटस्पॉट बन गया है। इस रिंग रोड पर लापरवाह ड्राइवरों के स्टंट अब रिंग रूट पर या मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग पर जाने वाले लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं। एक बिजनेसमैन रिंग रोड पर साइकिल चला रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक भारी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर में श्रीनिवास टंडाले की मौत हो गई। एक्सीडेंट का पूरा खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हैरानी की बात यह रही कि कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था। खड़कपड़ाता पुलिस ने रात में ही कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि 17 साल के नाबालिग लड़के को खड़कपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।